नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, दरअसल ऐसा लगने लगा है कि नीट परीक्षा को लेकर एनटीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से पेपर लीकेज के दायरे के बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांग ली है। साथ ही टिप्पणी कर दी कि अगर दायरा बड़ा रहा तो अदालत रीनीट का आदेश देने से पीछे नहीं हटेगा। जांच कर रही सीबीआई से भी जांच का स्टेटस रिपोर्ट 11 जुलाई तक अदालत को देने का आदेश दिया है। दोस्तों, ये मुद्दा आज का चर्चा नहीं है, बल्कि नीट जो मेरा एक बड़ा मुद्दा है उस पर ये अपडेट है। अब चलिए हम आज के मुद्दे पर चलें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में दो शहजादों की जोड़ी ने यूपी में जो कमाल किया वो तो आप सब ने देख ही लिया है। लेकिन अब 10 सीटों पर उपचुनाव में भी राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ रहने वाली है, ये तय हो चुका है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी अपने से दूर हुए पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों के बीच जाकर उनसे करीबी राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू करने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के 4 विधायक सांसद बन चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के भी एक विधायक सांसद बन चुके हैं। इसके अलावे समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी को 9 साल की सजा होने की वजह से सदस्यता जा चुकी है। ऐसे में कुल 10 विधानसभा की रिक्त सीटों पर उपचुनाव होना है। दोस्तों, दरअसल ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने सम्मान को वापस पाने का एक बड़ा अवसर तो है ही, जबकि इंडिया ब्लॉक के लिए इस मायने में चुनौतीपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर लोकसभा में कायम जलवा को कैसे बरकरार रखा जाए, 2027 तक मैसेज दिया जा सके। लिहाजा दोनों धड़े पूरे दमखम से अभी से चुनावी रणनीति में जुटे हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सारे विधानसभा उपचुनाव वाले सीटों पर मंत्रियों को जिम्मेवारी भी सौंपी जा चुकी है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों माहौल जबरदस्त सियासत का है। चलिए आज हम इस पर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सक्रिय हो गए हैं। वो पार्टी संगठन के नेताओं से लेकर तमाम मंत्री विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बुधवार को सारे विधायक और सदस्य विधान परिषद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इधर इंडिया ब्लॉक भी अपनी रणनीति में जुटा हुआ है। अखिलेश और राहुल लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये 2027 तक मैसेज दिया जाए कि जो दो शहजादों की जोड़ी है वो लोकसभा चुनाव की तरह ही हर मोर्चे पर मुस्तैद है। यानी कुल मिलाकर मामला काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, ये कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं? मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, फूलपुर, हाथरस, खैर, गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर। तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है, एक मैसेज देने की कोशिश है। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, जिसमें बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। राहुल गांधी की सक्रियता भी लगातार देखने को मिल रही है। पहले वो हाथरस आए, यहाँ जो हाथरस कांड में पीड़ित थे उनके परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर हैं, वहाँ भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। गुजरात भी राहुल गांधी गए, वहाँ भी पीड़ितों के बीच वो गए और उनसे मुलाकात की। यानी दौरा लगातार राहुल गांधी का जारी है, सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी है। एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो राहुल गांधी चुनाव के दौरान लगातार कहते थे कि न हम डरेंगे न हम रुकेंगे, उसी तर्ज पर वो लगातार दौरों में मशगूल हैं। 9 तारीख को रायबरेली भी आने वाले हैं राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में। यानी कुल मिलाकर पूरे दमखम के साथ एक मैसेज देने की कोशिश जारी है। अब समझिए बात को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, जब राहुल और अखिलेश साथ आए तो बीजेपी को 8.61% वोट का नुकसान सहना पड़ा। समाजवादी पार्टी को 15.48% ज़्यादा मत मिले। कांग्रेस को 3.1% ज़्यादा मत मिले।
6% से 9.46% तक पहुंच गई। यानी कांग्रेस को एक तरह से अखिलेश यादव का साथ जो है संजीवनी दे गया। बहुजन समाज पार्टी जो एकला चलो के राह पर चल रही थी, अभी भी मौजूदा समय में एकला चलो के राह पर ही हैं, उसको 10.04% मतों का नुकसान हुआ। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो मैसेज ये देना कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जो पीडीए का फार्मूला है अखिलेश यादव का, उसको किस तरह से मात दिया जाए। एक विशेष अभियान भी भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। दलित और अति पिछड़े लोगों के बीच जाएगी, उनसे सीधे संवाद करेगी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ही उसकी सच्ची हितैषी है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय करा देते हैं उन खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलीप यादव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत सिंह राठौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साजिद खान साहब सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी साजिद साहब बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर के त्रिपाठी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। सुनील जी, चिंता ना करें, फ्रेम में आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो तकनीकी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश चल रही है। सवाल सबसे पहले आपसे ही है कि भाई ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन रणनीति बहुत तेज़ी से चल रही है। चाहे वो इंडिया ब्लॉक की बात कर ली जाए या फिर एनडीए की बात कर ली जाए जो बीजेपी की अगुवाई में है। देखिए संजय जी, 10 सीटों का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मनोबल का भी एक चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी ये 10 सीटों पर चुनावी जीत हासिल करती है तो 27 का रास्ता भी ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कठिन नहीं होगा जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की और पीछे रही, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है इन 10 उपचुनावों में, क्योंकि इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की पहले से जीत मान ली जाए जी। जैसे करहल एक ऐसी सीट है, अयोध्या, मिल्कीपुर, ये 2-3 सीटें ऐसी हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के वोटर्स ज्यादा मात्रा में है। कानपुर का ले लीजिए, इरफान सोलंकी जी की सीट खाली हो गई है। कुछ सीटों पर तो दावेदारी समाजवादी पार्टी की प्रमुखता से दिखाई दे रही है। लेकिन अब चूंकि वो चुनाव लोकसभा चुनाव था, देश चुनाव था, ये चुनाव प्रदेश सरकार का है। देश और प्रदेश के चुनाव में दोनों में संजय जी बड़ा अंतर होता है। कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि केंद्र में हमारा कोई मजबूत प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे दल का बैठे या हमारा कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी होमवर्क कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी में भी देखा आपने कि कई शीर्ष नेता आके इस चिंतन और मंथन में लगे हुए हैं, बीएल संतोष जी के सहित कई लोग हैं जी, कि किस तरह से हम अपने खोए हुए वोटर्स को फिर लेके आए। बिल्कुल इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी अपने चिंतन मंथन लगी है कि हम अपनी खोई हुई सरकार को उत्तर प्रदेश में कैसे लेके आए। अब देखिए इस बार चुनाव जो होगा वो बहुत कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अभी संजय जी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी या अलग लड़ेगी। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने जी अपने एक प्रतिद्वंदी पार्टी को पैदा कर दिया, वो है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा में विजय हासिल की है, उससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, उनके नेताओं का मनोबल बढ़ा, और ये कहीं न कहीं भविष्य में मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती ही होगी। संजय जी
मेरा अनुमान है अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी होती, नेताजी होते, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जन्मने न देते और न इस तरह का कोई टाई अप करते कांग्रेस से। लेकिन चलिए, अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी भी प्रबुद्ध नेता हैं, जो भी उन्होंने किया हो सोच समझ के ही किया होगा जी। अब हम लोग चर्चा करते बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से हाशिए पे आ गई चुनाव में, लेकिन चलिए वो लोकसभा चुनाव था, अब ये देखना है कि बहुजन समाज पार्टी इन 10 सीटों पर कितने प्रत्याशी अपने लड़ाती है, पूरी लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से इसमें कहीं पीछे नहीं है और जो ये उपचुनाव हैं इनमें आप देखिएगा कि कट्टर टक्कर है इनमें। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही कभी ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन एक कोशिश है 2027 तक सुनील जी ये मैसेज देने की कि राहुल और अखिलेश एक साथ हैं, क्योंकि परिणाम काफ़ी सुखद रहा है जी। और ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अति महत्वाकांक्षा भी देखने को मिल नहीं रही है जी। और तभी ये ऐलान हुआ है कि ये जो उपचुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ होगी, क्योंकि अभी हाल में जो हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, झारखंड में होने हैं, तो इन तमाम राज्यों में भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जगह देने की बात होगी, तभी ये मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल ये तो फैसला जब आएगा ज़मीन पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि दोनों साथ होंगे जी। दिलीप जी, सवाल आपसे भी यही है। बीजेपी हालांकि तमाम तरह से कोशिश की गई, आपातकाल को लेकर के जिस तरह से संसद में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अखिलेश जी को लोकसभा में और राज्यसभा में प्रोफेसर राम गोपाल को याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव और आपातकाल और उनके दिए गए कांग्रेस के वक्तव्य, लेकिन उससे भी मामला बना नहीं। दोनों शहजादे साथ ही आगे बढ़ने का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं जी। देखिए, जो लोकसभा की बात हुई, आपातकाल की बात हुई जी, तो जैसा संवैधानिक पीठ पे जो है ओम बिरला साहब बैठे हुए थे, ऐसे पीठ पे बैठ के इस तरह से वक्तव्य देना, उन चीज़ों को याद दिलाना संविधान सम्मत नहीं था। ये काम जो है नेता सदन का था जी। नेता सदन करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन स्पीकर एक जो है किसी दल का नहीं होता है। और जिस तरह से जो है ओम बिरला साहब ने जो है ये काम किया वो गलत किया। और दूसरी बात, जिस तरह से जो है लोगों ने जो है ख़ासतौर पे एनडीए के इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या फिर जो है राहुल गांधी जी हों या फिर अनेक नेता हैं, जिन्होंने जो है उस पद की गरिमा को बताने के नहीं मैं खत्म करूं जी। नहीं, मुद्दे पे आइए जी। मैंने सवाल ये पूछा कि संसद में ये कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दुराव लाया जाए जी, लेकिन दोनों शहजादे साथ चलने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं जी। इस पर मैं आपका वक्तव्य चाहता हूँ। लोकसभा में क्या हुआ वो तो सबने देखा, चर्चा भी हम लोग करके, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रही बात जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की जो है चुनाव का है, जो एक बयार चला था, जो एक जो है आंधी चली थी संविधान बदलने की, वो बयार जो है मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होने के साथ साथ वो बयार दब गया। जो क्योंकि एक तो सत्ता में इंडिया गठबंधन नहीं आई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो है आई, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को जो है उसने पूरी तरह से उनसे जो है लड़ने का जो है जो दिया, वो चीज़ें जो है हो गया। लेकिन जो है अब उसी का परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने बताया कि एक -8.6% का लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, वो सजग हो गई है। और ये हमेशा जो है 24/7 जो है इलेक्शन मोड में, चुनावी मोड में रहते हैं। इनके जो है पन्ना प्रमुख जो है संगठन बहुत अच्छा है इनका, और संगठन के रूप में जो है BL संतोष जी भी आ गए हैं और पूरी तरह से जो है देख रहे हैं कि जो है हमारे अंदर क्या कमियां, समीक्षा बैठ के चल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को सुधार कर जो 10 सीटें हैं उस पे जो है कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं जीत सकूं। और वहीं पे जो है जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस खास तौर पे जो है कांग्रेस है,
समाजवादी पार्टी के साथ जो है समाजवादी पार्टी भी जो है कोशिश करेगी, जो पीडीए को इन्होंने नारा दिया, जो पीडीए का जो है को मजबूत किया, और पीडीए ने जिस हिसाब से इनको जो है वोट दिया जो है, वो निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा की जो है वोटों को जिससे बढ़त मिली कांग्रेस और इसकी समाजवादी पार्टी को, तो उसको जो है बचाने का जो है जद्दोजहद उसी रूप से जो है कंटिन्यू होता रहे, उसको जद्दोजहद इंडिया अलायंस को है। नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है 2027 को लेकर के। हालांकि कई विपक्षी दल ये आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक टकरार की स्थिति चल रही है, संगठन और सरकार में एक टकराव की स्थिति है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूँकि खुद ही उन्होंने पूरी प्रबंधन अपने हाथ में ले ली है, बुधवार को जिस तरह से विधायकों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, मंत्रियों को प्रभारी भी बना दिया है इन 10 रिक्त लोकसभा सीटों को लेकर के, तो एक बार फिर सक्रिय हुए हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम अपने दूसरे प्रवक्ताओं के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आवाज़ आ रही है? प्रशांत जी, आवाज़ आ रही है? चलिए प्रशांत जी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। साजिद खान साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। भाई, एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि दोनों युवा नेता, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश, भविष्य में भी साथ रहेंगे और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। दोनों दलों की विचारधारा एक है और दोनों नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार कोशिश में लगा हुआ है और जमीन पर संघर्ष कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा। और अभी एक साथी कह रहे थे कि जो है वो आरक्षण और की बात कर रहे थे कि संविधान खत्म करने की और आरक्षण की भी खत्म करने की बात विपक्षी नेताओं ने कही, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ कि संविधान खत्म करने की बात इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने नहीं कही थी। अधिसूचना लगने से पहले 10 मार्च 2024 को सबसे पहले कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी ने ये बात कही कि हमें 400 सीटें दीजिए और हम जो है संविधान खत्म कर देंगे। दूसरे मेरठ के उनके जो सांसद हैं उन्होंने कही। तीसरी अयोध्या के सांसद है लल्लू राम जी, उन्होंने, पूर्व सांसद है, उन्होंने कही। उसके बाद गुजरात, राजस्थान समेत तमाम नेताओं ने कही। उसके बाद संविधान बचाने वाली बात आई और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए वोटिंग की है। जो भाजपा 400 का ख्वाब देख रही थी वो आके 240 पर टिक गई जी। और उनका जो घमंड था उसको जनता ने चूर कर दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता के पास है। वो मताधिकार के माध्यम से वो ऐसी नफरत फैलाने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद कर देती है। और एक बार फिर यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसमें आप देखिएगा जी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लंबे अंतर से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी है। युवाओं को रोजगार देने के बजाय लगातार उनकी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुजरात की एजेंसियों का परीक्षाओं से लेकर देश के हाईवे हो या कारोबार हो, सभी पर कब्जा है। साजिद साहब, आप लोगों ने पीडीए का जो के सपनों से खिलवाड़ कर, साजिद साहब, पीडीए को लेकर के जो आप लोगों ने फार्मूला दिया और लगातार आपकी गतिविधियां अभी भी चल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरह का एक पैरेलल रणनीति तैयार कर ली है। वो भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको ये समझाएंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपका भला नहीं है, बल्कि हमारी सरकार जो आपके लिए कर रही है वही सब कुछ है। इस चुनौती को किस रूप में लेंगे आप, कैसे इसका काट निकालेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को देश की जनता जानती है, दलित पिछड़े भी जानते हैं। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएमओ में पद हो या यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी महकमों में जितने भी
नियुक्तियां निकल रही हैं उसमें दलित और पिछड़े कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है, रेल हो, बेल हो, सेल हो, सब बेचा जा रहा है, जिससे कि आरक्षण अगर हम उस तरीके से खत्म नहीं कर पाए तो इस तरीके से खत्म कर दें। कहीं उनके लिए रोजगार नहीं है। किस तरीके से आप देखिए कितनी जुल्म जाती हो रही है। हर दिन देश में 10-20 दलित पिछड़ों के साथ नल से पानी पीने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, और जो संघ की प्रयोगशाला सबसे अच्छी प्रयोगशाला मानी जाती है मध्य प्रदेश में, आप वहां देखिए किस तरीके से, और यूपी में देखिए दलित पिछड़ों पे किस तरीके से जुल्म जाती हो रही। तो दलित पिछड़े ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, उनको आरक्षण कायम रहे, देश का लोकतंत्र कायम रहे, उनको उनके हक मिले। और किस तरीके से हमने जनरल सीटों पर भी जो है वो दलित समाज के अपने साथियों को टिकट दिए और उसमें से लोग जीत कर भी आए हैं। सांसद यानी कुल मिलाकर के इस उपचुनाव में भी पीडीए फार्मूला ही चलाना है। पीडीए कार्ड है, उस पीडीए पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और आगे भी पीडीए मजबूत किया जाएगा। और पीडीए को जनता ने स्वीकार किया है, क्या दलित हो, पिछड़ा हो, अंगड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सभी पीडीए के साथ हैं। पीडीए के लिए मेहनत की जाएगी और एक बार हम पीडीए के माध्यम से यूपी की 10 जो सीटों पर उपचुनाव है उसमें जीत का परचम लहराएंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है वो जी जान से अभी से चुनाव के लिए जुड़ चुका है और हम लोग 2027 में चलिए आपके सहयोगी जरा केवी त्रिपाठी जी को शामिल कर लें, फिर प्रशांत के पास चलेंगे। त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हालांकि ये जो उपचुनाव होना है इसमें सारी सीटें तो समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं, इसमें भी हिस्सेदारी आप लोग चाहेंगे क्या समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए संजय जी, हिस्सेदारी की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत गंभीर है। इस समय जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, शायद यह ऐसे, चाहे वो केंद्र की सरकार के समय संविधान का मुद्दा हो, चाहे इस समय उत्तर प्रदेश में युवाओं की समस्याएं हो, महिलाओं की समस्याएं हो या कानून व्यवस्था की समस्याएं हो, पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। चारों ओर से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं। आज जिस समय हम आप डिबेट कर रहे हैं उस समय उत्तर प्रदेश के 75 में से 35 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं और ये सरकार कान पे हाथ रखे सो रही है। इसको आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। युवा भटक रहे हैं। मुझे याद है 2022 के चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से और सभाओं में बोला कि 100 दिन के अंदर शिक्षक भर्ती हो जाएगी। वो 100 दिन कब से शुरू होंगे, आज उत्तर प्रदेश का यह प्रश्न पूछ रहा है। महिलाओं के लिए आपने कहा कि हमने इसे ऐसा कानून का राज कर दिया है कि जहां कोई अपराधी होता नहीं, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपराध का चरम है और ये लग रहा है कि जैसे दुनिया के सारे अपराधी आज उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। हर जगह अराजकता है, हर जगह लाचारी है, हर जगह बेबसी है और ऐसी सरकार से आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से इस जो सरकार ने आम जनजीवन को ध्वस्त किया है उसको पुनः पटरी पर ला सके। निश्चित तौर पर मैं ये स्वीकार करता हूं ईमानदारी से कि 2024 के चुनाव में लोकसभा में जो हम और हमारे नेता राहुल जी चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने इस केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को कम से कम एनडीए की सरकार बना दिया, जिसके बाद आज हर आवाज सुनी जा रही है और सदन में सभी को मौका मिल रहा है। सेम यही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में बना रखी है। अराजकता चारों ओर है, तानाशाही छाई हुई है, बुलडोजर कभी भी कहीं भी चढ़ जाता है और जो सबसे बड़े अपराधी हैं, जो लगातार हत्याएं कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही तो छोड़िए, एक हथौड़ा नहीं चलता है। ऐसे समय में उपचुनाव आज उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनके विधानसभा में गरजेगा और मैं आपको दावा करता हूं कि 10 की 10 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीते। ठीक है, इंडिया गठबंधन के अंदर की हम ये बात नहीं करेंगे कि सपा और कांग्रेस, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, हम साथ मिलकर चलने की राजनीति करते हैं और उस साथ मिलकर चलने की राजनीति का परिणाम आपको बहुत जल्द चलिए ठीक है, वो तो भीतर खाने में तोल मोल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आप दावा करेंगे ही।
प्रशांत जी, संजय जी राजनीति करने आए हैं, धनिया बेचने नहीं आए। जी, तो जी। राजनीति में ये सब तो करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, राजन जी बताएं। भाई 10 सीटों का रण जो होने वाला है, आपके सामने जी। बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों को शिकस्त मिली है, अगर ये सीटें आप ज़्यादा से ज़्यादा जीत लेते हैं तो एक मैसेज देने के लिए 2027 के लिए बड़ा सुनहरा अवसर होगा। आप लोग दलितों के बीच में भी जाएंगे, पीडीए का कार्ड भी निकालेंगे, जिस तरह से बीएल संतोष जी का निर्देश जारी हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की लगातार सक्रियता है, बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा की जा रही है और बुधवार को एक फिर बड़ा बैठक होने वाला है विधायकों और सारे सदस्य विधान परिषद के साथ। चुनौती तो मान रहे हैं ना इंडिया ब्लॉक का, क्योंकि राहुल और अखिलेश इस उपचुनाव में भी साथ लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए राजन जी, मैं अभी ऑडियो मेरा जुड़ नहीं पाया था, अभी काफी देर से मैं जुड़ा हूं, तो मैं बाकी वक्ताओं को सुन नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो उपचुनाव के संदर्भ में बात हो रही है, तो चाहे एक उपचुनाव हो या 10 सीटों पर हो, या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पार्षद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ देखती है, लड़ती है और उस पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। जहां तक इन 10 सीटों का सवाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो 3 भारतीय जनता पार्टी की और 2 गठबंधन की सीटें थी जिन पर उपचुनाव होना है, रही शेष 5 पे इंडी गठबंधन का चुनाव होना है, बल्कि समाजवादी पार्टी का चुनाव होना है जी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहेगा कि हम 10 की 10 सीटें नहीं तो कम से कम 8 या 9 सीटें जीतें। अब इस सीट पे क्या समीकरण बनेगा, इस पर पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से लोकसभा में इलेक्शन में पूरी तरीके से एक झूठा नैरेटिव चलाया था, और उसके बाद लोकसभा कार्रवाई के दौरान भी जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के जो नेता प्रतिपक्ष थे श्री राहुल गांधी, वो सदन में झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अग्निवीर पर झूठ बोला। लेकिन ये झूठ की राजनीति अब जनता देख चुकी है, उसके सामने परिणाम आ चुके हैं। अब लोग इनके 1 लाख रुपए के फर्जी झांसे में नहीं आने वाले हैं। इन्होंने जो आरक्षण को लेकर झूठा नैरेटिव चलाया उसमें नहीं आने वाले हैं। हम जाति की राजनीति में नहीं जाने वाले हैं। हम इस प्रकार की कोई हेट की राजनीति, जातियों में हिंदू समाज को बांटने की राजनीति नहीं करने वाले हैं। योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल डेवलप किया है, हम उसी पर लड़ेंगे। हम लोकसभा में भी विकास के मॉडल पे लड़े थे। हाँ, इंडी गठबंधन आज भी यही कह रहा है कि वो पीडीए और आरक्षण और ये जो झूठा नैरेटिव उन्होंने चलाया था उसी पे कायम रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के किए हुए विकास कार्यों के आधार पर ही इन उपचुनाव में जाएगी। हम लोकसभा में भी उन्हीं चुनाव को उसी पे गए थे। हम अपना भटकाव नहीं करने वाले। प्रशांत जी, विकास के मॉडल की थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं ताकि आप मुख्यमंत्री तक की आवाज भी पहुंचा दें जी। आज करीब हमारे पास 10 जिलों से खबरें आई। 2 महीने में बनी हुई सड़कें, 2 महीने पहले बनी हुई सड़कें एक भी बारिश झेल नहीं पाई। विकास का ये शानदार मॉडल है। अभी से नकेल कसना शुरू कर दें मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता ये सब देख रही है, क्योंकि वो तस्वीरें हकीकत में है। ये नहीं है कि कोई गुमराह करने वाली बात है। दूसरा ये कि साजिद साहब ने साफ कहा कि आरक्षण आप अभी भी समाप्त करना चाहते हो, हम संविधान को बचा के रहेंगे, आरक्षण बचा के रहेंगे। केबी सिंह साहब ने बोला कि 35 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब आरोप जनहित से जुड़े हुए, जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रशांत, जिस प्रकार ये अभी भी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करेंगे, वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी लोकसभा में झूठ बोल रहे थे कि अग्निवीर में शहीद को कुछ नहीं मिलता है। और उन्होंने जिस प्रकार से एक शहीद का नाम लेकर झूठ बोला, वो बेनकाब हुए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी राफेल को लेकर झूठ बोल चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये झूठ का प्रोग्राम इनका चलता रहेगा और इनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, चाहे इनको 4 बार इसके लिए माफी मांगनी पड़े। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि हमने इस बीमारू राज्य को 2017 जो 2016-17 में जिसका जीएसडीपी 12 लाख करोड़ था, वो आज 2024-25 में 25 लाख करोड़ है। आज जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 हुई है, उसमें 34 लाख से अधिक रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं।
तो ये सब जनता से छुपा नहीं है। विपक्ष को निश्चित ही ये सब चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो हेट की पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करनी है। ठीक है भारतीय प्रशांत, जनता पार्टी हमारा तो केवल सुझाव ये होता है कि आंकड़ों के बजाय जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की जाए। सुनील जी, भाई जाहिर सी बात है, मुद्दा तो आप सामने देख रहे हैं ना, अमूमन वही चीज़ें चली आ रही हैं जिस पे लोकसभा में इंडिया ब्लॉक को फ़ायदा मिला था। पीडीए का फार्मूला रहेगा, संविधान बचाना ही बचाना है, और योगी सरकार का जो विकास का मॉडल है वो कतई सफल नहीं है। ये तीन जो चर्चा हम लोग किए विपक्षी दलों से, तो ये सामने नज़र आया। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए संजय जी, मैं पहले दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दे दूं। हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कांग्रेस सरकार थी, आपको भी याद होगा वीर बहादुर जी के पीरियड में बीएचएम पार्क पर शिक्षकों पर घोड़े दौड़ाए गए। दौड़ाया गया कि नहीं दौड़ाया गया? आप भी उसमें रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब आप विपक्ष में हैं तो शिक्षकों भर्ती की याद आ रही है। महिलाओं पर आपके टाइम में कितना अत्याचार हुआ, तंदूर कांड भी आपकी पार्टी का है। केवी त्रिपाठी जी आपके पास आ जाएंगे, इसके बाद आप नोट कर लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक, अपराध की बात आप करते हैं तो मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि जब पूर्व सरकारों में देखिए संजय जी, एक ही बात मैं योगी आदित्यनाथ की सराहना करता हूं लॉ एंड ऑर्डर पे। उत्तर प्रदेश में जितने गैंगवार हमने अपनी कलम से लिखे हैं, आपने भी दिखाए होंगे टीवी संजय जी, कहीं चारबाग में गैंगवार हो रहा है, कहीं जौनपुर में गैंगवार हो रहा है। आज 10 सालों में 7 सालों में आप बता दिए एक भी गैंगवार हुआ हो, एक भी दंगा हुआ हो उत्तर प्रदेश में, एक भी कोई गिरोह, कहीं बाबरिया गिरोह आ रहा है, कहीं मुनचुआ गिरोह आ रहा है, कहीं कच्चा बनियन गिरोह आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर एक गिरोह संचालित हो रहा हो तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा त्रिपाठी जी से, हमको बता दीजिए। दूसरी बात जो बिल्कुल बताइए आप, अभी हमारे मित्र ने कहा, राठौड़ जी ने, कि जात की राजनीति हम नहीं करते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब राजनीतिक दल जनता से झूठ बोलते हैं। आप बता दिए कौन दल इस प्रदेश में, देश में जात की राजनीति नहीं कर रहा? संजय जी बताइए हमको। सही बात है। मतलब वही है कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन घर में चले जाए कोठियां करोड़ों बनी हुई हैं, ईमानदार हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि जाति हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है मेरे मित्र। तो ये बता दीजिए कि मैं देख रहा हूं कि आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं, दलितों को आवास पे जाइए, दलितों से संपर्क कीजिए। दलित क्या जात नहीं है? आप कहते कि हम मानव से संपर्क करें, मानववाद की बात करें, मानववाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं आता है। एक करके सुनील जी की बात पहले सुन लीजिए प्रशांत, फिर आप जब बोलिए। हर पार्टी में इस समय मैं दावे का कहूं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, परिवारवाद, कौन सी पार्टी ऐसी है जिनमें तीन बात संजय जी नहीं है? बिल्कुल सही। वो भले ही हम यहाँ कह दे कि हमारे वहाँ जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, उससे उबरने का कोई रास्ता भी नहीं, उबरने कोई रास्ता भी नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि रास्ता भी नहीं है। तो कम से कम ये तो हम न कहें कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। जात की राजनीति सभी कर रहे हैं। केवल मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी संसद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया। अगड़ों कहीं बयान अगर आया हो तो बता दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी के बयान में अगड़ों ने वोट दिया, मैं देख रहा हूं फिर भी समाजवादी पार्टी पीडीए में अगड़ों को समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उस पर तंज किया गया तो उन्होंने, अखिलेश जी ने स्वीकार किया कि इसमें अगड़े भी लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बयान में मैंने अगड़ों को नहीं सुना है। हो सकता कोई बयान ऐसा आया हो जो मुझे जानकारी ना हो। लेकिन आप बताइए, संसद में उन्होंने कहा दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया। आप कहिए कि देशवासियों ने हमको वोट दिया तो मैं मान जाऊंगा देशवासियों ने वोट दिया आपको, फिर भी आप जात के नाम लेते हैं। तो पूरा देश में देख रहा हूं कि जातिवाद के चक्कर में हर राजनीतिक दल है संजय जी। अब हम लोग आते हैं इस चर्चा पे। देखिए बात है सुनील जी, इसमें थोड़ा सा और जोड़ दें जी। अरे राष्ट्रपति के चुनाव तक में तो बता दिया गया कि आज तक कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। ये उस दिन मैं बहुत अपने आप को ये मान रहा था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि देश की महामहिम को भी बता दिया गया कि ओबीसी से हैं कि एसटी से हैं, कहां से हैं, है ना, और हम जात की राजनीति नहीं छूटा नहीं। बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया। और दूसरा ये कि जातिवादी राजनीति को लेकर के जहां भी टिकट बंटवारा होता है, कौन सा ऐसा सियासी दल है जो जातिगत सर्वे नहीं कराता है? लेकिन जातिगत जनगणना की जब बात आती है तो सब लोग कहते हैं कि ना ना ये कराना नहीं है, जबकि इंटरनली सब, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जी, सब इंटरनल जानते हैं कि किस विधानसभा में कौन से कितने जात के हैं, कुर्मी कितने हैं, कायस कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, श्रीवास्तव कितने हैं। जी आप आगे बोलिए। तो संजय जी देखिए कि अब विकास के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं,
तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विकास, उत्तर प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन विकास कहां हुआ है ये आज भी ये प्रश्न है। मैं तो जिन चैनलों में मौका पाता हूं वहां आगाह करता हूं सरकार को कि आप एक बार भौतिक सत्यापन करा लीजिए। देखिए जरा ग्रामीण अंचलों क्या हाल है। अभी सड़कों की तो आप चर्चा कर ही रहे थे, ग्रामीण अंचलों में टंकियां लग गई हैं, जो पाइप डाले गए हैं वो पाइप कहां से आए हैं मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात जांच कराएं कि जो ग्रामीण अंचलों में पाइप डाले गए कौन उसका सप्लायर और पाइप कहां बने हुए हैं, उन टंकियों से कितना ग्रामीणों को पानी मिल रहा है जल जीवन मिशन में कि वो पाइप कौन डाला है, कहां से डाला है, कैसे पाइप पड़े हैं, कैसे कनेक्शन हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की स्थिति देख लीजिए, आप बेरोजगारों की बात करते हैं देख लीजिए, आपकी मेहनत को मैं दाग नहीं दे रहा हूं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कहां जा रही है ये भी आपका नैतिक दायित्व है। आप देखें तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो जमीनी इस तरफ लग रहा कि नहीं लग रहा है। और विकास कार्यों की बात करूं मैं तो अखिलेश जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज लखनऊ में जो दिखाई पड़ रहा है मुझे समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रहा है, चाहे हमारा लोक भवन हो जहां हम लोग बैठते हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे पुल हो, चाहे जो भी सुविधा है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में भी और लेकर उत्तर प्रदेश जो भी दिखाई पड़ा मुझे अखिलेश जी कार्यकाल दिखाई पड़ा है। कौन सा विकास कार्य हुआ मेरी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे अखिलेश सरकार में हमेशा कोसता रहा हूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई होती तो शायद अखिलेश जी सरकार उत्तर प्रदेश से न गई होती। जी संजय जी, बिल्कुल सही बात है। केबी त्रिपाठी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, मैं 2-3 चीजों पे बोलना चाह रहा था। हमारे साथी भाजपा की प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने भी शर्म करनी चाहिए। प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार इतनी कमजोर है कि कोई खुलेआम झूठ बोलता रहे और वो कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। दरअसल जो सच है वो स्वीकार न करना, झूठ का नाम दे देना है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जो शिक्षकों की भर्ती आज याद आ रही। अरे साहब, हमने बुरे कर्म किए थे, उसी की सजा तो सरकार ने दी, जनता ने दी। बिल्कुल सही, आज जो सरकार बैठी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज जो सरकार बैठी है, क्या उसके कान पे जू रेंग रही है? क्या उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने कहा कानून व्यवस्था के लिए सरकार की मैं पीठ थपथपाऊंगा। एक गैंगवार कोई बता दे, मैं पिछले महीने का बरेली का गैंगवार बता रहा हूं जिसमें 1 घंटे खुलेआम गोली चली दोनों पक्षों से और वीडियो जारी हुए सोशल मीडिया पे, और कहा गया कि ये बरेली इज्जत नगर में हो रहा है, ये मिर्जापुर 3 की शूटिंग की है, और उसके बाद बरेली में यहाँ पर एसएसपी को हटाया गया, एडीजी को हटाया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद हमारे साथी पत्रकार अगर जो ये नहीं देख पा रहे कि गैंगवार हो रही या नहीं हो रही, कोई दिन अखबार की ऐसी खबर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में बलात्कार हुआ, यहाँ महिला की हत्या हुई, यहाँ लूट लिया गया। अगर जो इनको कोई जानकारी नहीं मिल रही तो मैं लोकल सूचनाएं भेज देता हूँ कौन कौन से गिरोह एक्टिव है। आप अगर तो ब्रजेश सिंह को माफिया नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, आप धनंजय सिंह को माफिया नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है। जब आपने चश्मा बदल लिया कि कौन माफिया नहीं, तो ऐसे आपको दिखेगा ही नहीं। इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। बस बात यह है कि हर तरह से सेंसर कर दो, खबर न बनने दो, और चंद चापलूस बैठ के बताते रहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है। त्रिपाठी जी, मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी अपराध गिनाते गिनाते। मैं क्राइम की रिपोर्टिंग किया हूं 20 साल में। हाँ, 20 साल मैंने यही किया। एक चीज गिनाऊंगा, किसी सरकार में कौन से अपराध हुए। हाँ, ये भाषा प्रयोग ना कीजिए। आपकी सरकार में क्या चल रहा था? 5,000 रुपए ले किसानों को जेल में डाला था, 15 दिन जेल काटते थे किसान। वो दौर मैंने देखा है। 5,000 रुपए के लिए मैं गवाह हूं कि अमीन आता था तो यही दलित जिनकी आप चर्चा कर, दलित घर छोड़ भाग जाते थे। लगान सिंचाई के लिए 5,000 रुपए के लिए किसानों को जेल में डाला गया था पार्टी जी कांग्रेस सरकार में। और इस डाला के बताइए हमको, अगर आप किसान हैं तो जानते होंगे इस बात के लिए। हाँ बताइए संजय जी, बोलिए। जी आराम से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरूरत नहीं है जी। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बोलने नहीं देंगे? आराम से बोलिए व्यक्तिगत टिप्पणी। नहीं, आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन सबके लिए समय होता है। मैं बोल रहा हूँ जी बोलिए। चाहिए हाँ, मैं यही कह रहा हूँ संजय जी कि जो पिछली सरकारों के पाप थे उनकी वजह से ही तो सरकार सत्ता में आई है। इसी वजह से आज हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसको आप अगर जो देखें तो 75 के 75 जिले में कोई दिन नहीं जाता जहां महिला अपराध न हो रहा। देखिए त्रिपाठी जी, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में अव्वल है। उस पर प्रशांत जी की जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने
सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जिसका जिक्र सुनील त्रिपाठी जी कर रहे थे वो था संगठित अपराध। संगठित अपराध में संभवतः कमी आई है, क्योंकि अभी दिलीप जी के पास भी हम चलेंगे, यह पेशे से वकील भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो ये बेहतर बचा पाएंगे कि संगठित अपराध में कमी आई है या नहीं। मेरा ये कहना है कि आए दिन जिस तरह से गोलीबारी और चार बाग और फलाना डिमकाना जो गैंगवार चलता था, अलग अलग सोनू सिंह मोनू सिंह गैंग, फलाना गैंग, डिमकाना गैंग, वो सब कम से कम अपने आप को एक दायरे में तो सिमटा लिए है ना। ये सुनील जी के कहने का अर्थ था। जी आगे बोलिए। जी मैं यही कह रहा हूं कि वो खबरें आप देखिए ना, मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं। मैं तो देखता हूँ, मैं तो मजम्मत करता हूँ। लखनऊ में राजधानी लखनऊ में, त्रिपाठी साहब सुनो, मैंने इस खबर को प्रमुखता से उठाया कि लखनऊ में एक लड़की पर तेजाब एसिड अटैक हो गया, जिसका मैं धुर विरोधी हूँ, लेकिन निकला कौन? उसका सगा मौसेरा भाई। अब इसका क्या कर लोगे भाई? इसमें कहाँ पुलिस इकबाल काम आएगी? संजय जी मैं ये पूछ रहा हूँ, बरेली में भी गैंगवार हुआ, क्या उसकी खबर है आपको? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रमुखता से चलाई गई, बिल्कुल प्रमुखता से चलाया हमने। हटाए गए। जी हाँ, वो चलाई गई खबर बिल्कुल प्रमुखता से, वो आप सही हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये रूटीन में खबरें इस तरह की नहीं आती है। चलिए प्रशांत जी जवाब दे दीजिए भाई, त्रिपाठी जी जो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए त्रिपाठी जी जो बता रहे हैं वो शायद भूल गए कि जो दंगा प्रदेश के नाम से कुख्यात हो गया था उत्तर प्रदेश, उसमें 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 194 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ में मारा गया है और प्रभावी पैरवी करके 24,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 124 अरब से ज्यादा की संपत्ति अपराधियों की जब्त की गई है। इस बात को समाजवादी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। वो 2012 से लेकर 17 तक 200 दंगे से अधिक प्रतिवर्ष दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, दंगा प्रदेश बन गया था। कैसे बात कर रहे हैं? और जहां तक विकास की बात है, 2017 तक 1947 से लेकर 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज में केवल उत्तर प्रदेश चलता था। आज 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 31 निजी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिली यार प्रशांत, क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी? 13 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य खराब है। मैं कह रहा हूँ अभी मेरी बात सुन लीजिए, अभी 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी रन कर रहे हैं, 31 निजी मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम प्रयासरत है, वो बनेगा जी। मान्यता मिलेगी, मान्यता नॉर्म्स पे मिलेगी ना, ऐसे कैसे मिल जाएगी? हाँ वो अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो ठीक है, ये तो कहना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ दिलीप जी भाई, अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं। किसी भी सरकार में अपराध कम हुआ हो ये तो संभवतः हमें याद नहीं है। मायावती भी काफ़ी सख्त थी अपने सांसद तक को, तो हजरतगंज कोतवाली में हम लोगों को फ़ोन करके बोला गया कि जाइए वहाँ पर हमारे सांसद की गिरफ्तारी होने। संजय जी निघासन कांड, कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इक्के दुक्के इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो योगी सरकार में संगठित अपराध को लेकर के बहुत बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं। हालांकि निश्चित तौर पर बीजेपी की आलोचना होती है कि कई ब्रजेश सिंह सरीखे जो माफिया हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी सक्रियता उस कदर नहीं है कि कोई भी व्यापारी या इस तरह के लोग अब हम लोगों से शिकायत करते हैं कि साहब उनको तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जी दिलीप जी। जी देखें संजय जी, पहले क्या होता था, गैंगवार होता था और गैंगवार में जो है एक दूसरे से जो है लड़ते थे। आज जो है आलम ये है कि जो गैंगवार होते थे, एक पक्ष जो है वो सत्ता संरक्षित है, उनको संरक्षण प्राप्त है, जैसे धनंजय सिंह हो गए, जैसे जो है प्रिंसू सिंह हो गए, जैसे ब्रजेश सिंह हो गए, और जो दूसरे जो है विरोधी गुट के हैं उनका काम तमाम करने के लिए जो है खुद भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार लगी हुई है, वो कर रही है, बुलडोजर चला रही है। जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा कि इतना जो है अरब वो कर लिया, ठीक है वो किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस हिसाब से जो है योगी सरकार काम कर रही है, उस हिसाब से जो है उनके नुमाइंदे हैं वो काम नहीं कर रहे। विकास तिवारी की हत्याकांड एक पुलिस द्वारा किया गया इसी लखनऊ में, बड़ी शर्म की बात है। और विकास तिवारी के अलावा जो है गोरखपुर में एक होटल में एक जो है गुप्ता व्यापारी कानपुर वाले को,
आप समझिएगा संगठित अपराध कम हो गए हैं, लेकिन जो छुटपुट अपराध है हर दिन हर जिले में हो रहे हैं। महिला अत्याचार, बलात्कार, जो भी है वो सारे हो रहे हैं। लेकिन जो है योगी सरकार ने जो है जो अभी ये चुनाव में हार के बाद जो है जिस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं, वो 10 सीटों के साथ साथ जो है 2027 का जो ये डेंट पड़ चुका है, 2027 सुधारने के लिए जो काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को इस चीज को लिए जो है तैयार रहना पड़ेगा कि एक भारी चुनौती मिलने वाली है जी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनौती दे रही है, साथ में जो है बहन मायावती जी भी हैं। आप उनको जो है नजरअंदाज नहीं करेंगे, उनको कर दिया तो समझ लीजिए कि जो है उनकी चुनौती ये है कि वो साइलेंट होके भी अगर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए तो आपके ही वोट कटेंगे, किसी और के वोट नहीं कटेंगे, आपके वोट कटेंगे, वो ट्रांसफर होंगे जो है भारतीय जनता पार्टी में। तो आपका जो पीडीए का फार्मूला है उस फार्मूले को जो है सुचारू रूप से आप चलाएं और साथ में मैं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चाक चौबंद कर लिया है और जिसकी जो है सत्ता होती है अमूमन वही देखा गया है, उन्हीं के जो है उपचुनाव में जो है परिणाम उन्हीं के फेवर में आते हैं। जी साजिद साहब। जी भाई दिलीप जी का साफ कहना है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए उपचुनाव जितना आसान होता है, बड़ी चुनौती है भाई। लेकिन यहाँ उल्टा है। आप देखिए अभी पिछले दिनों घोसी में चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुआ था और जिनको उन्होंने समाजवादी पार्टी से नेताजी गए थे, बाद में उनको एमएलसी बनाया गया है, वो चुनाव हारे। ऐसे तमाम परिणाम है। अभी 4 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था लोकसभा के साथ जी, जिसमें गैसड़ी थी, दुद्दी थी, ददरौल थी और लखनऊ पूर्व थी। इसमें भी समाजवादी पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट थी। और ये जो दुद्दी सीट थी ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल है, इसके पास ये सीट थी। तो अब जो है वो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और पहले भी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगा, आप पूरी देखिए यूपी की स्मार्ट सिटियों का हाल देखिए, जहां आपने कल देखा होगा कि लखनऊ स्टेशन के बाहर जो है वो नाव चल रही है। आप देखिए गाड़ियां डूब जा रही हैं, पूरी कारें डूब जा रही हैं, बाइक डूब जा रही हैं, गड्ढों में गिरकर लोगों की मौतें हो रही हैं। आज भी अभी एक बरेली में एक देहात की एक तहसील पड़ती है फरीदपुर, उसके गांव में बच्चा गुजर रहा था और वहां गड्ढा रोड पे था और उस रोड में गिर के उसकी मौत हो गई। तो विकास का जो नाम ये भले ही लेते हो, इनकी डिक्शनरी में विकास नाम नहीं है और ना ये विकास करते हैं और ना ही विकास की बात करते हैं। ये केवल नफरत की, लोगों को ध्रुवीकरण की, बांटने की, ये केवल बात कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, 10 साल की सरकार में या यूपी में, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। हिंदुस्तान दुनिया के 7वें नंबर पर पहुंच गया है। 83% युवा बेरोजगार है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। परीक्षाएं होती है नाम मात्र के लिए, लेकिन परीक्षाएं रद्द करा दी जाती है। कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग शामिल होते हैं। क्या हुआ अभी तक जो है वो एक राजभर जी की पार्टी के एक विधायक थे बेदीराम, उन पर उनका वीडियो वायरल हुआ। वहां जो बिहार में पकड़ा गया था आरोपी, उसने नाम लिया। क्या कुछ हुआ? कहीं कोई FIR हुई? अभी यही कोई और होता तो उसका नाम कोई और भी ले लेता, अगर फर्जी भी, तब भी उसके यहाँ FIR भी हो जाती और बुलडोजर भी चढ़ जाता। तो ये जो बुलडोजर है ये केवल दलित और पिछड़ों के लिए है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बड़े अपराधी हों, कितना ही बड़ा वो कांड कर दे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बरेली में अभी 1 घंटा फायरिंग चली थी, आमने सामने से गैंगवार हुआ था और बताते हैं 100 राउंड से अधिक फायरिंग हुई, रोड हाईवे बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, केवल एक के यहाँ बुलडोजर गया और जो मुख्य आरोपी थे उनके यहाँ किसी का कुछ नहीं हुआ और जो उसमें दलित पिछड़े थे उनके गोलियां मार दी गई। तो यही हाल है पूरी यूपी का। आप समझ लीजिए यही कारण है कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। हर दिन 150 लोग देश छोड़ रहे हैं। 10 लाख से अधिक अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए हैं। 5 से 5.5 लाख प्रतिवर्ष जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग शांति चाहते हैं, वो लोग हिंदुस्तान छोड़ने लगे हैं। लगातार जो है वो कर्ज बढ़ रहा है। जो GDP है उसका
60% से अधिक जो है वो कर्ज हो गया है। ठीक तो है। कहाँ विकास है और कहाँ तरक्की है? चलिए। तो किस बात पर जो है वो जनता इनको वोट देगी? प्रशांत जी, वोट देने के लिए समय जनता कम है, के जल्दी लिए से जवाब दे कुछ करे, दीजिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं। ठीक है प्रशांत जी। देखिए जो भी प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसका वो उसके नेता, उसके शीर्ष नेतृत्व, तो मुख्यमंत्री क्या मैसेज दे रहा है अपने अपने वक्तव्यों से, अपने एक्शन से क्या मैसेज दे रहा है, इस पर निर्भर करता है। एक तरफ वो मुख्यमंत्री थे जो एक अपराधी के कुत्ते के साथ बैठ के फोटो खिंचाते थे, एक मुख्यमंत्री थे जो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, एक मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है जो अभी एक माफिया की कब्र पे फातिया पढ़ने गए थे, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों के चरित्र की तुलना कर लीजिए, और जो छुटपुट अपराधों की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, प्रशांत मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि नहीं छुटपुट अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है, बात ये नहीं कि अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध के साथ खड़ा कौन है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है, और कौन उसको कमर तोड़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। नहीं, निश्चित तौर पर मेरा तो ये साफ सुझाव है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और संभवतः सुनील जी भी इस बात का समर्थन करेंगे कि मुद्दों की राजनीति आप करेंगे ना तो हर समय जनता फील गुड महसूस करेगी। मुद्दों से इतर व्यक्तिवादी और व्यक्तिगत आरोपों पर आप जाएंगे ना तो फिर इस बड़ी लंबी होती जाएगी। फिर कोई कहेगा कि फलाना ने अपना मुकदमा वापस करा लिया, फिर वो बातें बढ़ती जाएंगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नज़ीर आप लोग अक्सर देते हैं, और मोदी जी उनको इतना सम्मान देते थे और उनको पद्मश्री तक दे दिया। तो ये बातें फिर बड़ी उलझती चली जाती हैं, और जनता फिर महसूस करती है कि यार सारे सियासी दलों का जो वक्तव्य आ रहा है की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियत की बात बता रहा हूँ सराजन जी। नहीं ठीक है, वो जो लड़कों वाले बयान की बात की वो मुलायम सिंह यादव जी का ही था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की। जी सुनील जी 30 सेकंड में बात अपनी। देखिए संजय जी, अब 10 सीटों के चुनाव में, उपचुनाव में निश्चित रूप से 27 का चुनाव भी कहीं न कहीं हमको दिखाई पड़ रहा है, और अगर योगी आदित्यनाथ इस 10 सीटों के उपचुनाव में अधिक सीटें जीत पाते हैं तो 27 के रास्ता आसान है। वरना मैं तो कई बार कह रहा हूं कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश चल रही है, 27 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना एक चुनौती नजर आ रही है, और अखिलेश जी को अगर इसी तरह से जनता संवाद स्थापित करते रहे, मिलते रहे, तो 27 चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। ये मेरा अपना अनुमान है। कहा जा सकता है कि ये 10 सीटों पर जो मैं चापलूस नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा अपना अनुमान है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं। आप स्वास्थ्य विभाग चर्चा करें, हम लोग कितनी डिबेट कर चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग तो एकदम इतना खराब है कि एक पेशेंट को भर्ती कराना मुश्किल है। मुझे स्पेशल एपिसोड चलाना पड़ रहा है स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद संजय जी, मैं आपको इस बात के लिए दूंगा कि एक अकेला चैनल आपका है जो स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य दिखा रहा कैसा है, बाकी लोग बात कराने पसंद करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य के विकास का जो मानक होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, और इस मामले में जो अव्वल होता है संभवतः जनता उसे अपना समर्थन देती है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों से जनता बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रखती है। ये सारे सियासी दलों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पीडीए का जो फार्मूला चला, और जाहिर सी बात है संविधान बचाओ आरक्षण का मुद्दा, तमाम चीज़ों में उलझता हुआ जनमत जो है इंडिया ब्लॉक को उत्तर प्रदेश में शानदार सफलता दिलाने में कामयाब रहा। फिलहाल इन 10 लोकसभा चुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान जब भी हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों दमखम के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगे क्या कुछ होता है हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248 297 631 8707 381354 79121 20078।
गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938812172। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा।
डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा? जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।